वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय क्लबियों, JPCIS एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नेट प्रॉब्लम की वजह से हम लोग थोड़ा सा देर से हैं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी किसी दिन नेट कनेक्टिविटी बहुत ही परेशान कर देती है। आप लोग जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करें ताकि क्लास जो है शुरू किया जा सके। श्वेता जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अखिल सुप्रभातम गुड मॉर्निंग। विवेक जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा देर से हैं, इसलिए क्लास शुरू करते हैं। सबको सुप्रभातम। सच्चिदानंद जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। एक बार बस हमको बता दीजिए कि बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है विजुअल है आप तक? सुप्रभातम गुड मॉर्निंग जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है विजुअल है? जी हाँ, आप लोगों की तरफ से जो है आंसर किया जा रहा है। खुशबू जी वेरी गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन फर्स्ट, किस मंत्रालय ने जारी किया या किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? पहला आयुष मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय, या चौथा रक्षा मंत्रालय। आप लोग अब आंसर फटाफट कर रहे होंगे, मुझे आशा नहीं उम्मीद है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आयुष मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? इस सवाल का जवाब आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, जी हां, आयुष मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया है।
आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप पर दरअसल इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल आयुष मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए जितने भी रिसर्च किए जा रहे हैं उनके परिणाम के साथ साथ जो है लगभग 50 लाख लोगों का जो है डाटा कलेक्शन इस पर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस की कारगर दवा को जो है इजाद किया जा सके, वैक्सीन जो है खोजा जा सके। अगर पूछा जाए कि आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप किसने जारी किया, तो उस सवाल का जवाब हो जाएगा श्रीपद यसो नायक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इस मोबाइल ऐप को जारी किया गया। अगर व्यक्ति पूछेगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन, श्रीपद यसो नायक, इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा जो है इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जारी किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। आयुष मंत्रालय जो कि वर्ष 2014 में इस मंत्रालय का गठन किया गया था। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में ही ये मंत्रालय अपने अस्तित्व में आया, जो कि ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथ, इनको मिला करके ही बना है आयुष शब्द। जी हां, आप लोग सही बता रहे हैं, वेरी गुड। 2014 में इस मंत्रालय की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आयुष संजीवनी ऐप को किसने जारी किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। जब तक मैं जो है लिखूंगा नया क्वेश्चन, तब तक एक सवाल का आप लोग हमको जवाब देंगे। क्या संजीवनी ओपीडी सेवा, संजीवनी ओपीडी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है लॉकडाउन पीरियड के दौरान? संजीवनी ओपीडी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इस सवाल का आप लोग जवाब करेंगे। संजीवनी ओपीडी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट 8 मई, ऑप्शन सेकेंड 3 मई, ऑप्शन थर्ड 7 मई, ऑप्शन फोर्थ 4 मई। ये मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा सबके बारे में जो है आप लोग आंसर करेंगे। पिछला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, खुशबू पटेल जी उसका जो है आंसर कर रही हैं, बहुत अच्छा बेटा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन पीरियड के दौरान संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है, और यह ऑनलाइन संजीवनी ओपीडी सेवा जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही, हिमाचल प्रदेश के लोग अपने घर बैठे ही और डॉक्टरों से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श ले सकते हैं, और इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो है उनको विभिन्न मेडिकल स्टोर से मेडिसिन के लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं।
जी हां, 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। वेरी गुड। जिसकी स्थापना आप लोग बता सकते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और ये दिवस ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है जो प्राकृतिक आपदा या महामारी या फिर युद्ध की विभीषिका से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इसकी स्थापना जिन महानुभाव ने किया था उनका नाम था हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट, हेनरी डुनेंट के जन्मदिन को, हेनरी डुनेंट की जो है जयंती को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल हेनरी डुनेंट के द्वारा एक संगठन की स्थापना किया गया था जिसका नाम था रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल। रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। हेनरी डुनेंट के द्वारा ये संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी जो है मिल चुका है और इस संगठन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। 1984 से जो है हेनरी डुनेंट के जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस तिथि में एक और विशेष दिन मनाया जाता है जिसे वर्ल्ड थैलीसीमिया डे के नाम से जाना जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 1996 से हुई थी। बाकी तिथियों में 3 मई एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। 3 मई को कोई स्पेशल डे। 4 मई को अग्निशमन दिवस, मैंने बताया था आप सबसे, अग्निशमन दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे। एक विश्व एथलेटिक्स डे। जी हां, अब जब कभी भी जो है ऐसी स्थिति बने तो आप जो है इससे पीछे जितने भी जो है इंपॉर्टेंट डे हैं उनके संदर्भ में जो है चर्चा कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 5 मई को अभी जो बीता है कौन सा दिवस मनाया गया? 5 मई, जब कभी 5 मई विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट डे हैं और 5 मई को मनाए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं तब तक एक सवाल का जवाब आप लोग हमको देंगे। भारत में किस व्यक्ति को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इस सवाल का जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का
वंदे भारत मिशन के तहत कितने देशों से भारतीय लोगों को स्वदेश लाया जाएगा? कितने देशों से भारतीय लोगों को स्वदेश लाया जाएगा? जी हां, भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के दौर में जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के लिए जो मिशन शुरू किया गया उसका नाम दिया गया वंदे भारत मिशन। और वंदे भारत मिशन के तहत कुल 64 उड़ानों का प्रबंध किया गया, जो कि भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों को विश्व के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों को अपने देश में लाया जाएगा। जी हां, अखिल तिवारी जी 12, बहुत सही आंसर। आप लोगों में से जो है बहुत से लोगों ने सही बताया। 12 देशों से जो है और कुल 64 उड़ान इसके लिए जो है निर्धारित की गई है। और वंदे भारत मिशन के तहत कोरोना वायरस के कारण जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने देश में लाया जाएगा। जबकि यही काम जो है नौसेना के द्वारा विदेश में फंसे हुए लोगों को भारत लाने के लिए जो मिशन चलाया गया है उसका नाम है सेतु समुद्रम। हालांकि मैं पढ़ा भी चुका हूं इसको, सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम, और जिसके तहत जलस्व और मगर नामक 2 जलपोतों का उपयोग किया जा रहा है। जी हां, सेतु समुद्रम और जलस्व नामक 2 जल। अगर जो है मैं एक सवाल पूछूं कि भारत सरकार के द्वारा जो है जो वंदे भारत मिशन चलाया गया है इसके तहत जो है सबसे अधिक अभी तक भारत के किस राज्य में विदेश से लोगों का आगमन होगा? जो भारत की एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं उनमें सबसे अधिक किस राज्य के लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है भारत आने के लिए? भारत के सबसे अधिक केरल राज्य से जो है लोगों का आगमन होगा विदेश से। केरल राज्य में आगमन होगा और भारतीय एम्बेसी में जो है उसके संदर्भ में रजिस्ट्रेशन किया गया है। यानी विदेश मंत्रालय को सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन जो है केरल राज्य से जो है प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वंदे भारत मिशन की चूंकि बात हो रही है तो इसी से रिलेटेड एक और मैटर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन भी भारत में जो है चलाई गई थी। कोई बताएगा ये वंदे भारत ट्रेन इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? जो पुलवामा कांड के ठीक एक दिन बाद जो है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दिल्ली से किया गया था, वंदे भारत ट्रेन, उसको किस नाम से जाना जाता था? जी हां, अखिल तिवारी जी बता रहे हैं कि ट्रेन 18 के नाम से। किस नाम से? ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, जो अब वंदे भारत ट्रेन कहलाती है। और इसे धवनपाल जी बता रहे हैं कि दिल्ली से लखनऊ के बीच जो है चलाया गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा तब तक बताएंगे आप लोग एक सवाल का जवाब। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? इस सवाल का जवाब आप लोग करेंगे। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर का मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाएगा, मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय कहां है? ऑप्शन फर्स्ट नई दिल्ली, ऑप्शन सेकेंड पुणे, ऑप्शन थर्ड चेन्नई, ऑप्शन टू पुणे। विवेक सिन्हा जी बता रहे हैं कि नहीं सर ए सही है। जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन शिवाजी, सच्चिदानंद, राहुल तिवारी, आप तमाम लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत की पहली ट्रेन जो चलाई गई थी, जिसका भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो चलाई गई थी जिसका नाम था तेजस। वेरी गुड आंसर। इस क्वेश्चन के संदर्भ में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा पुख्ता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अब उन क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान भी जारी किया जाने लगा है। और भारत में वैसे तो मौसम विभाग जिसकी स्थापना 1875 में 1875 में ही किया गया था, और वर्तमान समय में भारतीय मौसम विभाग के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था, इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जी हां, पहली प्राइवेट ट्रेन जो चलाई गई थी सही है, दिल्ली टू वाराणसी। और मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत क्या काम करता है? इस सवाल का जवाब भी आप कर दें तो बेहतर होगा। भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत, बहुत गर्मी लग रही है शुक्ला जी, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री, अर्थ एंड साइंस, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है भारतीय मौसम विभाग। जी हां, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों ने बताया भी
बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। जब इस्टेब्लिश किया गया तो जो है पुणे से था, अब जो है अब नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमान किस देश की नई करेंसी है, नई मुद्रा है? ऑप्शन फर्स्ट ईरान, ऑप्शन सेकंड इराक, ईरान, इराक, इराक, ओमान और अंतिम ऑप्शन है तंजानिया। तंजानिया। जी हां, अलका कन्नौजिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बात भी भाई सुन लें। ये कुछ कमेंट लिख रही हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, ये बताने की जरूरत नहीं है। जी हां, सच्चिदानंद राय जी बता रहे हैं कि सर ईरान की ये करेंसी है तोमान। वेरी गुड आंसर, ईरान की करेंसी है तोमान और इससे पहले इस देश की करेंसी थी रियाल। दरअसल यहां पर मुद्रास्फीति इतना अधिक मनी इन्फ्लेशन बढ़ गई कि सरकार के द्वारा अंततोगत्वा जो है निर्णय लिया गया और अपनी जो पहले से मुद्रा थी जिसका नाम था रियाल की जगह अब नई करेंसी जो है लाई गई तोमान। और एक तोमान कितने रियाल के बराबर होगा? 10,000। एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, ईरान जिसको कि फारस के पहले नाम से जाना जाता था, ईरान के इस समय राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और अभी यहां के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, जिसके संदर्भ में मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर पढ़ाया तो बताया भी था। यहां प्राइम मिनिस्टर कौन है उसको आप लोग बता देंगे फटाफट। दीपू सोनकर जी, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय शिष्य चंदौली से। सच्चिदानंद जी, जी हाँ, शिवाजी बता रहे हैं एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर है। वेरी गुड आंसर। अभी ईरान के प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया गया है, उस सवाल का जवाब आप लोग फटाफट जो है मुझको बताएंगे। अगला क्वेश्चन तब तक मैं आपको राइट डाउन करता हूं। सुंदरबन में बाघों की संख्या जानते हैं, यहां पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बाघों की संख्या 88 से बढ़ करके 96 हो गई। आपको बताना है क्या सुंदरबन किस प्रकार का वन है? ऑप्शन फर्स्ट पर्णपाती वन, सेकंड मैग्रोव वन,
थर्ड, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, या ऑप्शन फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। पिछला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आप लोग आई थिंक उसका आंसर किए होंगे। जी हां, सब लोग बता रहे हैं। अभी कल ही ये क्वेश्चन बताया गया था। मुस्तफा अल कद्दामी को यहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कल ही मैंने ये क्वेश्चन बताया था आप सबसे। वेरी गुड। जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा है सुंदरबन से, उसमें आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सेकंड बोले तो मैग्रोव वन। अखिल जी कह रहे हैं नहीं, तीसरा सही है। सच्चिदानंद राय ऑप्शन सेकंड सही है। जी हां, सुंदरबन जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। और सुंदरबन का 60% हिस्सा बांग्लादेश में पड़ जाता है, जबकि इसका 40% हिस्सा जो है इंडिया में, भारत में स्थित है। इसमें पाया जाने वाला बंगाल टाइगर, जिसके संदर्भ में बताया गया कि इनकी संख्या जो है बढ़ रही है, अच्छी बात है। यह एक प्रकार का मैग्रोव वन है। कौन सा वन है? मैग्रोव वन। यहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के कारण ही, सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम जो है सुंदरबन पड़ा है। सुंदरबन, जी हां, राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुंदरबन जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है, इन दोनों नदियों को, ब्रह्मपुत्र नदियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक जीके के संदर्भ में तो इसको मेंशन किया जा सकता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। जी हां, मेरे एकलव्य बता रहे हैं कि पद्मा, जमुना, जमुना पद्मा, वेरी गुड। ब्रह्मपुत्रा जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सही आंसर किया, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं अगला सवाल राइट डाउन करूं तब तक आप हमको बताएंगे। इराक अभी लिखा था, इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? इस सवाल का जवाब आप लोग फटाफट मुझको बताएंगे। तब तक आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट डाउन करूंगा। ब्लैक पैंथर पहली बार नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य
कहां स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड नागालैंड, थर्ड गोवा, फोर्थ असम। इस सवाल का जवाब फटाफट हमको बताएंगे। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें पहली बार ब्लैक पैंथर जो कि एक विशालकाय गिलहरी है देखा गया है। नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य। शिवाजी बता रहे हैं कि असम, और नीचे लिख भी रहे हैं कि तुक्का। मैं आपकी ईमानदारी को सलाम करता हूं। श्वेता केसरी जी बता रही हैं कि गोवा, गोवा गोवा गोवा। जी हां, वेरी गुड आंसर। गोवा में स्थित है नेत्रावली। उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, और बगदाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोगों ने सही जवाब दिया, टाइग्रिस रिवर के तट पर स्थित है बगदाद। वेरी गुड आंसर। और अभी आपको कोरोना मुक्त स्टेट है गोवा। जी हां, कोरोना मुक्त स्टेट जो है इसको घोषित किया गया है। गोवा को भारत का एरिया के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, और वहीं पर स्थित है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें ब्लैक पैंथर जो कि काला विशाल गिलहरी होती है, हालांकि देखने में लगती नहीं है, और उस जीव को पहली बार जो है देखा गया है। गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, और पणजी मांडवी नदी के पास स्थित है। बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा आप लोग जो है जानकारी शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और यहां के राज्यपाल फटाफट बता देंगे गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल कौन है? जब तक आप बताएंगे तब तक मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट डाउन करूंगा। जी हां, सत्यपाल मलिक। बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक। और सब उससे भी अच्छी बात बता रहे हैं सौरभ मिश्रा जी की सर सत्यपाल मलिक जो थे वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम उपराज्यपाल थे। जी हां, सत्यपाल मलिक जो कि इस समय अब गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है उसके संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त करें। गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी ने दिया मिर्जा का ब्रांड एम्बेसडर के गुडविल एम्बेसडर के तौर पे कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया है। आपको बताना है क्या यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है? ऑप्शन फर्स्ट
पेरिस, ऑप्शन सेकंड हेग, ऑप्शन थर्ड नैरोबी, ऑप्शन फोर्थ जिनेवा। फटाफट इसका आंसर करेंगे आप लोग। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, गोवा अपनी मुक्ति दिवस कब मनाता है? जी हां, 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। नैरोबी, वेरी गुड आंसर शुभम जी। नैरोबी में स्थित है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक जो है विंग है, एक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? नैरोबी। नैरोबी जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केनिया देश की राजधानी है नैरोबी, और वहीं पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जो है हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अपनी गुडविल एम्बेसडर इंडिया में दिया मिर्जा, जिनको 2017 में जो है अपॉइंट किया गया था, 2017 से 2020 के लिए, लेकिन इनका कार्यकाल जो है अब बढ़ा करके 2022 तक कर दिया गया। ये गुडविल एम्बेसडर करते क्या हैं? तो गुडविल एम्बेसडर दरअसल ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो सेलिब्रिटीज हों। जैसे हमारे देश में बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए लोग सेलिब्रिटीज कहलाते हैं, और इन लोगों का काम क्या होता है? इन संगठनों के लिए फंड कलेक्ट करना। फंड कलेक्ट करते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, और उसके साथ साथ जो है ऐसे संगठनों के मैसेज को पब्लिक में जो है पहुंचाने का काम करते हैं गुडविल एम्बेसडर। और अभी अभी जो है दिया मिर्जा को दूसरे कार्यकाल के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। आप लोगों ने, सब लोगों ने बताया, बहुत सही लगा। आप बस इतना बताएंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम कब इस्टेब्लिश किया गया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कब इस्टेब्लिश हुआ है? जिसके इस समय निदेशक हैं एंगर एल्डरसन। जी हां, यूएनईपी के निदेशक हैं इंगर एल्डरसन। इगर एंडरसन। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ है कब? 1972 5 जून 1972 को। वेरी गुड आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताऊंगा, तब तक जो है आप लोग हमको बताएंगे फट से, हेग ये किस देश की राजधानी है? हेग किस देश में स्थित है? वेरी सॉरी, हेग किस देश में स्थित शहर है? इसके संदर्भ में आप बताएंगे, उस देश की करेंसी भी बताएंगे। तब तक मैं लिखूंगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेग किस शहर में, किस देश में स्थित शहर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्त जिसको रिटायरमेंट कहते हैं, दिखाई दे रहा है शुक्ला जी वहां?
58 वर्ष से बढ़ा करके 59 वर्ष किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु, सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड तेलंगाना, फोर्थ पंजाब, और नेक्स्ट जो है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार के द्वारा नीदरलैंड, जी हां, नीदरलैंड में स्थित है दहेग। अगला क्वेश्चन जो है मैंने पूछा, किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 से बढ़ा करके 59 वर्ष किया गया है? इस सवाल का जवाब फटाफट आप लोग करेंगे। कर्नाटका आंसर आप लोगों की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जी नहीं, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष से, अभी वहां पर रिटायरमेंट एज जो है 58 ईयर ही है, उसको बढ़ा करके 58 से जो है अब 59 कर दिया गया है। तमिलनाडु के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था, और के पलानीस्वामी यहाँ के जो है, के पलानीस्वामी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के राज्यपाल के बारे में आप बता देंगे। के पलानीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ राज्यपाल कौन है इस समय उड़ीसा में? उस सवाल का जवाब तमिलनाडु में राज्यपाल कौन है? उस सवाल का जवाब आप फटाफट करेंगे। जी हाँ, आपके तरफ से बताया जा रहा है बनवारी लाल पुरोहित 26 जनवरी 1950 को यह राज्य अपने अस्तित्व में आया, जहां पर कुल 32 जिला हैं, 39 लोकसभा की सीट और 18 राज्यसभा की सीट है। यहां पर जो कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, उसमें मुदुमलाई, अन्नामलाई, गोंडी, यहां के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं अगला क्वेश्चन में लिखूंगा तब तक आप बताएंगे तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है, बड़ा फेमस है, पूछा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, उसके संदर्भ में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील राशन, मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य, मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा है?
ऑप्शन फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। मिड डे मील योजना जिसके तहत छोटे बच्चों को, प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चों को दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जाता था विद्यालयों में, आप सबको पता है। और चूंकि लॉकडाउन पीरियड के वजह से अब विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो विभिन्न विद्यालयों में जो छात्र पंजीकृत हैं उन छात्रों को आशा कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि या ग्राम प्रधान के सहयोग से घर पे ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये शानदार डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहां राज्यपाल हैं लालजी टंडन। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। मध्य प्रदेश जहां कुल 51 जिले हैं, 29 लोकसभा की सीट, 11 राज्यसभा की सीट है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुरा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जबकि ओरछा, फेन, बोरी, बगदारा, सिंधौरी यहां के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोगों ने, सब लोगों ने बताया कि बिल्कुल सही, एमपी के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक मैं अगला सवाल जो है बताऊं तब तक आप लोग बताएंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनकी समाधि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के किस शहर में है? इस सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिनका समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस शहर में स्थित है? इस सवाल का जवाब आप लोग फटाफट करेंगे। अगला क्वेश्चन, आजिक रहाड़े किस मोबाइल एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? यह मोबाइल ऐप जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश के शब्दों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए जो है सिखाया जाता है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब जो है आप लोग दे रहे हैं। ग्वालियर में स्थित है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। वेरी गुड आंसर। अभी आजिक के रहाड़े को एक मोबाइल ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो लोगों को अंग्रेजी के शब्दों को सही प्रोनाउंसिएशन करना, सही उच्चारण करना सिखाता है। उस एप्लीकेशन मोबाइल ऐप का क्या नाम है? ओह, ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था।
कोई बात नहीं, हमारे एकलव्यों ने फिर भी जो है कुछ लोगों ने जो है सही जवाब बताया। ELSA, एल्सा कार्प, ELSA नामक मोबाइल ऐप है और जो लोगों को अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करना बताता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? आदित्य रहाड़े। वेरी गुड आंसर। चूंकि ब्रांड एम्बेसडर के क्रम में हैं हम लोग, तो एक और आपसे जो है क्वेश्चन पूछता हूं। क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक ऐसी कोचिंग है जो ऑनलाइन क्रिकेट के संदर्भ में ऑनलाइन क्रिकेट सिखाती है और इस कोचिंग के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। उसका नाम अगर बता सके तो वेरी गुड। रोहित शर्मा क्रेक किंगडम, मैं ही बता देता हूं, क्रेक किंगडम नामक एक ऑनलाइन क्रिकेट सिखाने वाली एक जो है ये संस्था है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जन सुनवाई नामक पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? जन सुनवाई नामक पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट, फिर वही ऑप्शन, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। जन सुनवाई नामक पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा जन सुनवाई पोर्टल जारी किया गया है? आपके तरफ से जो है बताया जा रहा है यूपी। वेरी गुड अखिल तिवारी जी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जन सुनवाई नामक पोर्टल जारी किया गया है और यह पोर्टल उन लोगों के लिए जो जारी किया गया है जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन पीरियड के कारण जो है फंसे हुए हैं और उनका सुरक्षित घर वापसी के लिए जन सुनवाई पोर्टल जारी किया गया है, जिस पर पहुंच करके इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार उनको सुरक्षित अपने राज्य में लाने का प्रबंध करेगी। उसके लिए जन सुनवाई पोर्टल जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताने की जरूरत नहीं, योगी आदित्यनाथ जी, और यहां की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छी बात है कि भारत की पहली जो महिला राज्यपाल थी वो भी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि जो है पूरे भारतवर्ष की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। और इस समय उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही थी। आपको यह बताना है आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के कौन सी महिला राज्यपाल हैं, किस नंबर की? इनसे पहले कितने लोग और जो है रह चुके हैं राज्यपाल? जब तक आप बताएंगे आपके लिए मैं नया क्वेश्चन जो है अखिल तिवारी जी बता रहे हैं कि सर सेकंड। जी हाँ, राइट आंसर है
अखिल तिवारी जी, अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश की 2 ही महिला राज्यपाल रही हैं। पहली जो कि सरोजनी नायडू जी थी, दूसरी अभी जो बनी हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं वर्तमान समय में। वेरी गुड आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? फटाफट आंसर करेंगे, यूपी से हैं आप सब लोग। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? इसमें भी वाह क्या बात है, 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो है 24 जनवरी को मनाता है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अपने प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य? ऑप्शन फिर वही रहेंगे, यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। अपने प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य? शुभम जी बता रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रबंध किया गया है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें वेंटिलेटर का व्यवस्था किया गया है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को जब सांस लेने में परेशानी होती है तो कृत्रिम तरीके से उसे ऑक्सीजन दिया जाता है। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछूंगा और वो आप बता देंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किन्नरों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? जी हां, अलगा जी कर रहे हैं कि सर जी मार्कर चेंज कर दीजिए। बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया है और ये अंतर आपको दिख भी रहा होगा। अभी अभी शुक्ला जी ने इसको ब्रेकफास्ट कराया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किन्नरों के लिए विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया है, स्थापना किया गया है? आप लोगों की तरफ से आंसर बताया जा रहा है कुशीनगर। काफी चर्चा में था और विशेष लोगों के लिए, वर्ग विशेष के लिए ये अच्छा पहल भी है। कुशीनगर में ऐसी व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और अब थोड़ा सा
स्ट्रेटेजिक जीके से संबंधित क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का जो है पहला सवाल स्ट्रेटेजिक जीके से। गिल्डर किस देश की करेंसी है? किस देश की मुद्रा है? इस सवाल का जवाब फटाफट करेंगे। बस लास्ट के 4-5 मिनट जो है हम लोग स्ट्रेटेजिक जीके पर थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेंगे। गिल्डर किस देश की करेंसी है? ऑप्शन फर्स्ट फिनलैंड, सेकेंड नीदरलैंड, ऑप्शन थर्ड पोलैंड, या ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। राहुल तिवारी जी, सौरभ मिश्रा जी, अलका, आप सबके द्वारा बताया जा रहा है गिल्डर नीदरलैंड की राजधानी है, सॉरी वेरी सॉरी, मुद्रा है। गिल्डर नीदरलैंड की जो है करेंसी है और यहां की राजधानी है एम्स्टर्डम। यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है नीदरलैंड। बढ़ते हैं, ये जो ऑप्शन दिए हैं इन्हीं ऑप्शन में से एक देश को 1000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक के नाम से कहा जाना जाता है। 1000 झीलों का देश। हजार झीलों का देश ऑप्शन सेम है, तो आंसर क्या होगा? फिनलैंड, 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 वेरी गुड आंसर, फिनलैंड। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी। वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब बताएंगे। दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन फर्स्ट लाओस, ऑप्शन सेकंड मलेशिया, ऑप्शन थर्ड थाईलैंड, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दीवान निगारा शुभम जी बता रहे हैं कि सर अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और भी लोग, जो लोग इनसे सहमत हैं फटाफट आंसर करेंगे। अलका जी बता रही है कि सर सेकंड सही है, मलेशिया। थाईलैंड, सभी आंसर को आप लोगों ने, अलका कन्नौजिया आपका आंसर सही है। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया सही आंसर है। मलेशिया जिसकी करेंसी है रिंगिट और यहां की
राजधानी है कुआलालंपुर। अगला सवाल हमको बताएंगे सतकोशिया। सतकोशिया वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट बिहार, सेकेंड ओडिशा, थर्ड पश्चिम बंगाल या फोर्थ उत्तर प्रदेश। सतकोशिया वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा। वेरी गुड। सतकोशिया वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है और वेरी गुड आंसर। यहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहां के जो है राज्यपाल हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? लगे हाथ बता देंगे आप लोग। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़ीसा जो अब ओडिशा हो गया है, इसका प्राचीन नाम क्या था? जी हां, शुभम जी, सौरभ मिश्रा जी, अलका कन्नौजिया, खुशबू पटेल, आप सभी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि यहां उड़ीसा का प्राचीन जो नाम था उसे कलिंग के नाम से जाना जाता था। अपने राष्ट्रगान में इसके लिए उत्कल शब्द का प्रयोग हुआ है और प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सेकंड यूएसए, ऑप्शन थर्ड जर्मनी, ऑप्शन फोर्थ रूस। राउरकेला स्टील प्लांट को किसके सहयोग से स्थापित किया गया? आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा है जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी। वेरी गुड। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था और 1955 में। वेरी गुड आंसर। राउरकेला स्टील प्लांट वैसे किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में है राउरकेला स्टील प्लांट? जर्मनी के सहयोग से 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। जर्मनी के सहयोग से यह भारत के किस राज्य में स्थित है?
ओडिशा, ओडिशा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हैंड इन हैंड वार एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, भारत और रूस। ऑप्शन सेकंड, रूस और चाइना। ऑप्शन थर्ड, भारत जापान, या ऑप्शन फोर्थ, भारत और फ्रांस। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच? अलका जी बता रही हैं, अलका कन्नौजिया की सर ऑप्शन फोर्थ सही है, मतलब वो भारत और फ्रांस। और लोग क्या बता रहे हैं? भारत चीन। शुभम जी बता रहे हैं भारत चीन, भारत और चाइना। जी हां, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास इंडिया और चाइना के बीच ओ माय गॉड, वेरी गुड, वेरी सॉरी, भारत और चीन। ऑप्शन में था ही नहीं, रूस। भारत और चीन के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और चीन के बीच आयोजित किया जाता है। बाय मिस्टेक मैंने जो है ऑप्शन ही गलत कर दिया था, और 2020 में इसे जो है मेघालय में आयोजित किया गया था। इंडिया और चाइना, वेरी गुड आंसर। इंडिया और चाइना के बीच आयोजित किया जाता है। और जी हां, हिंदी में भी वही होगा। उसको हिंदी में हाथों में हाथ नहीं लिखेंगे, हैंड इन हैंड ही सही है। और 2020 में कोरोना वायरस के कारण इसको आयोजित नहीं किया गया था। 2019 में भारत के जो है राज्य मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। मेघालय में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो है ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या तेलुगु भाषा में रामायण को किस नाम से जाना गया? तेलुगु भाषा में रामायण किस नाम से लिखा गया? संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा, अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, और हरिकिशोर जी हां, बिल्कुल राइट आंसर है। जी हां, आज का ये क्वेश्चन तेलुगु भाषा में रामायण किस नाम से लिखा गया?
ये बहुत कॉमन है, तो मुझको नहीं लगता है कि इसके लिए ऑप्शन देने की जरूरत है। किस कवि के द्वारा इसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया गया? इसे किस नाम से जाना गया? सौरभ जी बता रहे हैं कि आतुकुरी मूला ने इसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। जी हाँ, जो है यहां लैपटॉप में दरअसल जो है उसको देखा जा रहा है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, लेकिन उसको सही नहीं दिखा रहा था, तो लगा कि जो है वहां भी डिस्टर्ब होगा। नहीं, अगर डिस्टर्ब होगा तो वो लोग जो है बताते। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और मैंने सवाल आपसे जो है पूछा था, तेलुगु भाषा में जो है इसका अनुवाद सबसे पहले जो है द्रविड़ भाषा में, तेलुगु भाषा में इसका अनुवाद जो है किया था मानो बुद्धा के द्वारा जो है किया गया था, जो कि तेलुगु भाषा के जो है ये कवि थे। और इसे भास्कर रामायण के नाम से जो है जाना गया था। आप लोगों में से सही जवाब भी जो है किया गया था। जी हां, भास्कर रामायण आप लोगों में से जो है आंसर भी जो है दिया गया है। और आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, जिसके बाद जो है हम लोग अब आज के कार्यक्रम को जो है समाप्त करना चाहेंगे। अंतिम सवाल को जो है आप बताएंगे। कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ये प्रॉब्लम यहां से है, वहां सही है। आप लोगों की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कवाल वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़ या गुजरात? आप लोगों की तरफ से आंसर बताया भी जा रहा होगा। जी हां, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था। वो अलग बात है कि भारत में अब जो है सिर्फ भारत में 28 ही राज्य रह गए। वहां पर स्थित है कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य। यहीं पर स्थित है कुंतल वाटरफॉल। और अब घड़ी की सुई जो है कह रही है कि हम लोग चलते चलते बहुत दूर निकल चुके हैं, इसलिए
आज के कार्यक्रम को जो है, आज का कार्यक्रम ओवर किया जाता है। हम लोग आज शाम 3 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।